नमो नमः प्रिय छात्राः। आज के इस वीडियो में नवमी कक्षा के पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिकम के चौथे, पांचवें तथा छठे श्लोक की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं चौथा श्लोक। पहले सस्वर वाचन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतय। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले संधि विच्छेद वाले पद कौन कौन से हैं। स्वयमेव, स्वयं प्लस एव, नाम्भः न प्लस अम्भ, न में अ, इधर अ मिलकर के आ, दीर्घ संधि नाम्भ। नादंती न प्लस अदंती, न में अ, इधर अ, दोनों मिलकर के आ, नादंती दीर्घ संधि। परोपकाराय, पर प्लस उपकाराय, पर में र अ है और इधर उ है, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, गुण संधि परोपकाराय। अब अन्वय को देखते हैं। नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति वारिवाः खलु सस्यं न अदन्ति सतां विभूतय परोपकाराय। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। नद्यः, नदी शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, नदियां। नद्य का मीनिंग नदियां। स्वयं खुद, अपने आप, एव ही अपने आप ही, अम्भः न पिबन्ति, अम्भ का पर्यायवाची हो जाएगा जलम, पानी, न पिबन्ति नहीं पीती हैं। नदियां स्वयं ही पानी नहीं पीती हैं, अपना पानी खुद नहीं पीती हैं। वृक्षाः पेड़ स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। वृक्षों में जो भी फल लगते हैं उन फलों को वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाह, बादल, बारी मतलब होता पानी, वाह माने वहन करने वाले, पानी को धारण करने वाले कौन? बादल। वारिवाह बादल या मेघा खलु निश्चित रूप से सस्यम न अदंती, सस्य मतलब अनाज, न अदंती नहीं खाते हैं। सस्यम अन्नम या अनाज, न अदंती नहीं खाते हैं। सताम विभूतयः परोपकाराय, सताम सज्जनों की, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है। विभूतय, इसमें मूल शब्द विभूति है, मति की तरह रूप चलेगा, मति मति मतय, विभूति विभूति विभूतयः संपत्तियां, सज्जनों की संपत्तियां परोपकाराय, परोपकार के लिए होती हैं। सज्जनों की जो संपत्ति है वो परोपकार के लिए होती है। फिर से एक बार देखिए। नदियां स्वयं ही अपना पानी नहीं पीती हैं, अर्थात नदियां स्वयं पानी नहीं पीती हैं। पेड़ स्वयं फल नहीं खाते हैं। बादल निश्चित रूप से अनाज नहीं खाते हैं। और सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती है। कहने का मतलब ये नदी, वृक्ष, बादल और सज्जन, इनकी जो संपत्ति होती है दूसरों के लिए ही होती है, परोपकार के लिए ही होती है। नदी का पानी परोपकार के लिए ही काम आता है, वृक्ष के फल परोपकार के लिए ही काम आते हैं। और बादल के जो पानी है, या बादल पानी देते हैं, पानी से फिर अनाज होता है, तो बादल खुद अनाज को नहीं खाते हैं, अन्न को नहीं खाते हैं। इसी तरह सज्जनों का जो धन है या संपत्ति है वो भी परोपकार के लिए ही होती है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, जैसे प्रश्न बनाया जाए, प्रश्न उत्तर कैसे पूछा जा सकता है इसमें से, इस श्लोक के आधार पर प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। के या काहा अम्भ न पिबन्ति, काहा अम्भ न पिबन्ति, क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा नद्यः, नदियां पानी नहीं पीती हैं। के फलानि न खादन्ति, वृक्षाः फलानि न खादन्ति, या फलानि के न खादन्ति वृक्षा, वृक्षा किम न खादन्ति, फलानि न खादन्ति। वारिवाः खलु सस्यम न अदन्ति, वारिवाः किम न अदन्ति, सस्यम न अदन्ति।
और सताम विभूतय किमर्थम भवति, सताम विभूतय परोपकाराय भवन्ति। तो इस तरह से प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। चलिए इसमें कुछ पर्यायवाची और विलोम शब्दों पर नजर डालते हैं। अम्भ, अम्भ का मतलब जलम, बारी, तोयम, तीन तीन पर्यायवाची है। अम्भ का तीनों में से कोई पर्यायवाची लिख सकते हैं। सताम, सज्जनानाम, सज्जनों की। अदंती, खादंती, बारिभाः, मेघाः। विलोम पद सताम, मूर्खाणाम, मूर्खों की। गुणयुक्तः, गुणहीनः। चलिए पांचवें श्लोक को देखते हैं। गुणेष्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि निःस्वरैर्गुणैः समः। संधि विच्छेद वाले शब्दों को देखते हैं। गुणेष्वेव, गुणेषु प्लस एव, उ के बाद अन्य स्वर आने पर उ को व कर देते हैं, आधा स बच गया, व में एक ही मात्रा लग गई, गुणस्वेव, यण संधि, ई को य, उ को व वाला। दरिद्रोपि, दरिद्र प्लस अपि, दरिद्र विसर्ग, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अ है। इस सिचुएशन में विसर्ग को ओ कर देते हैं, बाद वाले अ को अवग्रह चिन्ह, ये जो ऐसे दिख रहा है अवग्रह चिन्ह, ये विसर्ग संधि है, उत्तर संधि। नेश्वरैर्गुणैः, न प्लस ईश्वरैः, और मिलकर के ए गुण संधि, और ईश्वर ही प्लस अगुण ही, विसर्ग से पहले अ को छोड़ करके दूसरे स्वर होते हैं, और विसर्ग के बाद जब कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग को र हो जाता है, तो रगुण ही बन गया, न ईश्वरे रगुणे ही। अन्वय को देखते हैं। पुरुष ही सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्यः, पुरुष ही सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्यः। दरिद्र अपि गुणयुक्तः नरः ईश्वरे ही अगुणैः समः न भवति। भवति इस श्लोक में कहीं नहीं है, क्रियापद है, ये अपने तरफ से लगाया है, ये मैंने। नरः भी यहाँ पे नहीं है, नरः भी लगाया मैंने अपने तरफ से। अब देखते हैं इसके मीनिंग कैसे निकलता है। पुरुष ही सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्यः, मनुष्यों के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु गुणों में एव ही निश्चित रूप से प्रयत्न किया जाना चाहिए। सेंटेंस कर्म वाच्य में है। मनुष्यों के द्वारा हमेशा गुणों में ही प्रयत्न किया जाना चाहिए, अर्थात मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या मीनिंग निकला? मनुष्यों को सदा हमेशा गुणों को ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। दरिद्र अपि गुणयुक्त, गुणयुक्त दरिद्र अपि, गुणवान होता हुआ गरीब व्यक्ति भी, गुणवान व्यक्ति, गुणयुक्त गुणवान व्यक्ति, दरिद्र अपि गरीब होता हुआ भी, अर्थात गरीब होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति या गुणवान आदमी, ईश्वर ही अगुणी समः न, ईश्वर ही जो ऐश्वर्यशाली है, जिसके पास बहुत धन दौलत है, किंतु वो अगुण ही है, गुणों से हीन है। ऐश्वर्यशाली अगुण ही, गुणों से हीन, समः न भवति, गुणों से हीन या गुणहीन के समान नहीं होता है। गुणवान व्यक्ति दरिद्र होता हुआ भी या गरीब होता हुआ भी वह ऐश्वर्यशाली या धनवान गुणहीन के समान नहीं होता है, अर्थात वह उससे भी कहीं और अधिक श्रेष्ठ होता है। अगर जिसके पास बहुत धन है किंतु वो गुणहीन है, तो उससे तो उत्तम है कोई गुणवान व्यक्ति है किंतु गरीब है, तो उससे वो बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है। क्लियर हो गया होगा? नहीं हुआ तो एक बार और फिर समझ लीजिए। मनुष्यों के द्वारा, अर्थात मनुष्य हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, अच्छे अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गरीब व्यक्ति भी गुणवान होता हुआ भी, मतलब गुणवान व्यक्ति गरीब होता हुआ भी ऐश्वर्यशाली या धनयुक्त गुणहीन व्यक्ति के बराबर नहीं हो सकता, अर्थात उससे भी कहीं वो उत्तम होता है, बहुत अच्छा होता है। देखते हैं इसमें कुछ पर्यायवाची और विलोम शब्द। समः समानः, सदा सर्वदा हमेशा, दरिद्र धनहीन निर्धन धनहीन, गुणयुक्त गुण से युक्त, गुण संपन्न गुण से युक्त। विलोम पद दरिद्र धनवान, समः विषमः और गुणयुक्त का गुणहीन। चलिए छठा श्लोक को देखते हैं।
आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लग्भी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। संधि विच्छेद वाले शब्दों को देखते हैं। छायेव, छाया प्लस ईव। छाया य में आ की मात्रा है, इधर ई की मात्रा है, तो अ प्लस ई इक्वल टू ए, गुण संधि छायेव। परार्ध, पर प्लस अर्ध, र में अ है, इधर अ है, दोनों मिलकर के बन गया आ परार्ध दीर्घ संधि। पूर्वार्ध, पूर्व प्लस अर्ध, यहाँ पे भी अ है, इधर भी अ, दोनों मिलकर के बन जाएगा आ पूर्वार्ध दीर्घ संधि। आइए अन्वय को देखते हैं। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी पूरा लग्भी पश्चात वृद्धिमती पूर्वार्ध परार्ध च दिनस्य भिन्ना छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भवति। यहाँ पे भवति श्लोक में कहीं पे भी नहीं है बच्चों, ये क्रियापद है, क्योंकि बिना क्रिया के वाक्य पूरा ही नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं इसके अर्थ को। आरंभ गुर्वी, आरंभ में, प्रारंभ में गुर्वी बहुत बड़ी होती है। क्रमेण और धीरे धीरे क्षयिणी घट जाती है, अर्थात छोटी होती चली जाती है। क्या हमारी जो छाया है वो सबसे शुरुआत में जब सूर्य उदय होते ही हमारी छाया बहुत बड़ी होती है और क्रमेण धीरे धीरे क्षयिणी घट जाती है, अर्थात छोटी होती चली जाती है। फिर पूरा पहले मतलब कब? दोपहर के बाद, ठीक दोपहर के बाद लग्भी छोटी और पश्चात बाद में वृद्धिमती बढ़ती चली जाती है, अर्थात बड़ी हो जाती है। जैसे सूर्य ढलता चला जाता है तो हमारी जो परछाई है वो बड़ी होती चली जाती है, वृद्धि हो जाती है उसमें। पूर्वार्ध परार्ध च, पूर्वार्ध मतलब दिन के पूर्व भाग, अर्थात सुबह से लेकर के दोपहर के समय को पूर्वार्ध कहते हैं। च और परार्ध मतलब दोपहर बाद के समय से लेकर के सूर्यास्त के समय को परार्ध कहते हैं। तो पूर्वार्ध अर्थात पूर्वाह्न और अपराह्न, दिन के पूर्वाह्न और अपराह्न की छाया की तरह भिन्न होती है, अलग पृथक होती है खल दुष्ट और सज्जनों की दोस्ती। एक बार फिर सुन लीजिएगा। प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है, धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, पहले छोटी होती है फिर बाद में बढ़ जाती है। पूर्वाह्न और अपराह्न की छाया की तरह भिन्न होती है दुष्ट और सज्जन की दोस्ती, अर्थात जो खल है, जो दुष्ट है, उसकी मित्रता प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है, मतलब गहरी होती है, और धीरे धीरे कम होती चली जाती है, अर्थात वो पूर्वार्ध पूर्व भाग की छाया की तरह होती है, पूर्वाह्न की छाया की तरह होती है दुष्ट की मित्रता। और जो सज्जन है उसकी मित्रता कैसी होती है? प्रारंभ में बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत कम होती है उसकी मित्रता, और धीरे धीरे पश्चात धीरे धीरे वृद्धिमती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। तो खल की मित्रता को, दुष्ट की मित्रता को पूर्वाह्न की छाया से तुलना की गई है, और जो सज्जन है उसकी मित्रता को अपराह्न की छाया से तुलना की गई है। चलिए देखते हैं इसमें कुछ पर्यायवाची और विलोम शब्द। आरंभ प्रारंभ, शुरुआत। खलह दुष्टः, पूरा पहले, प्राचीन काले, पहले या पुराने समय में। गुर्वी बड़ी, दीर्घा मतलब भी बड़ी या लंबी। विलोम पदानि आरंभ अंतः, शुरुआत अंत। खलह दुष्ट, सज्जन सज्जन। क्षयिणी कम होने वाली धीरे धीरे। वृद्धिमती बढ़ने वाली। पूरा पहले, पश्चात बाद में। लघ्वी छोटी और गुर्वी बड़ी। तो प्रिय छात्रों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में
फिर आगे के 2 श्लोकों के साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।